नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्रालय आज नई दिल्ली में 5वां अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान आयोजित करेगा। भारत का बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन में शामिल होने का आह्वान। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, हालांकि सुनामी की चेतावनी हटाई गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज यूक्रेन की स्थिति पर खुले सत्र की बैठक आयोजित करेगा। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ विवादित सीमा पर हवाई हमले शुरू किए और 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2025 आज से थाईलैंड में शुरू। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय आज नई दिल्ली में 5वां अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान आयोजित करेगा। मंत्रालय ने बताया कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार टीओ चीहेन बदलती दुनिया में स्थायी साझेदारियां विषय पर व्याख्यान देंगे। ये वार्षिक स्मृति व्याख्यान श्रृंखला दूरदर्शी और प्रखर राजनेता रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्र निर्माण में उनके आजीवन योगदान और विदेश मंत्री तथा प्रधानमंत्री के रूप में भारत की विदेश नीति को आकार देने के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित की जाती है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बिग कैट की आबादी वाले देशों से संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस (IBCA) में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में IBCA के तहत बिग कैट संरक्षण के लिए सहयोगात्मक पहल पर एक उच्च स्तरीय बातचीत की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 2026 में नई दिल्ली में वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। एक रिपोर्ट। श्री यादव ने सभी बिग कैट रेंज देशों को सहयोग करने, संरक्षण रणनीतियों का आदान प्रदान करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बाघ, शेर, हिमतेंदुए, चीता, तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर सहित बिग कैट के पारिस्थितिकी महत्व का उल्लेख किया और उन्हें पारिस्थितिकी संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण शीर्ष शिकारी बताया। श्री यादव ने कहा कि IBCA देशों के लिए अपनी शक्तियों को साझा करने, एक दूसरे से सीखने और सामूहिक रूप से प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। श्री यादव ने कहा कि संरक्षण भारत के सांस्कृतिक और पर्यावरणीय लोकाचार का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि भारत का मॉडल पारिस्थितिकी स्थिरता पर केंद्रित विकास लक्ष्यों के साथ प्रकृति आधारित समाधानों को एकीकृत करता है। श्री यादव ने कहा कि नई दिल्ली में अपने सचिवालय की स्थापना के साथ IBCA एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। वर्तमान में 18 देश औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल हो चुके हैं, 3 को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पहल में योगदान दे रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। भारत और चिली ने नई दिल्ली में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के लिए बातचीत का चौथा दौर पूरा कर लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि भारत और चिली के प्रतिनिधि मंडलों के बीच गहन और रचनात्मक बातचीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वार्ता के अंतर्गत आने वाले सभी अध्यायों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दोनों पक्षों ने CEPA वार्ता के समय पर समापन के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के रणनीतिक महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि CEPA द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, आर्थिक सहयोग को गहरा करने, बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों में व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चीन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इन तीनों देशों को वैश्विक दक्षिण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने संवाददाताओं को बताया कि चीन, रूस और भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था है। गुओ ने कहा कि तीनों देशों के बीच संबंध बनाए रखना न केवल उनके अपने हितों के अनुरूप है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी जरूरी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
उत्तर पूर्वी जापान में बीती रात 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। जापान मौसम विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र आओमोरी क्षेत्र के तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर था, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट। भूकंप के कारण प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में 70 सेंटीमीटर तक की सुनामी आई है, जो अब टल गई है। अधिकारियों ने लगभग 90,000 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के आदेश जारी किए हैं। उत्तर पूर्वी तट पर कुछ बुलेट ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। परमाणु संयंत्रों की तत्काल जांच की जा रही है। परमाणु विनियमन प्राधिकरण ने बताया कि आओमोरी स्थित रेक्काशो ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र में लगभग 118 गैलन पानी फैल गया, लेकिन सुरक्षा संबंधी कोई चिंता की बात नहीं है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज यूक्रेन की स्थिति पर एक खुले सत्र की बैठक आयोजित करेगा। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र में स्लोवेनिया के स्थायी मिशन द्वारा दी गई है, जो दिसंबर के लिए संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता संभाल रहा है। स्लोवेनिया ने अपनी राष्ट्रीय क्षमता में साथ ही डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस और कोरिया गणराज्य से इस बैठक का अनुरोध किया था। रूस ने देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों के कई क्षेत्रों में संभावित ड्रोन हमलों की चेतावनी जारी की है। सुरक्षा चिंताओं के चलते 4 हवाई अड्डों ने परिचालन स्थगित कर दिया है। व्लादिकावकाज, ग्रोजनी और मगस हवाई अड्डों पर अस्थायी प्रतिबंधों के कारण आने जाने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुई। इस बीच मोजदोक शहर में हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया के साथ अपनी विवादित सीमा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमला दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद हुआ है। थाईलैंड सेना के प्रवक्ता विनथाई सुवारी ने बताया कि सेना को जानकारी मिली है कि सैनिकों पर सहायक अग्नि शस्त्रों से हमला किया गया था, जिसमें एक सैनिक मारा गया और 4 घायल हो गए। वहीं कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने भी हमलों की पुष्टि की और कहा कि थाईलैंड के सैन्य बलों ने आज सुबह प्रीवियर प्रांत के अनसेस क्षेत्र में कंबोडिया के सैन्य बलों पर हमला किया। मंत्रालय ने कहा कि कंबोडिया ने जवाबी कार्रवाई नहीं की और वो सतर्कता और अत्यंत सावधानी के साथ स्थिति पर नजर रख रहा है। बयान में कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संयुक्त घोषणा का गंभीर उल्लंघन है, जिस पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 26 अक्टूबर 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के अध्यक्ष की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल SEA 2025 थाईलैंड के बैंकॉक और चोनबुरी प्रांत में राजमंगला राष्ट्रीय स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के साथ आज शुरू हो रहे हैं। थाईलैंड 13,000 से अधिक खिलाड़ियों की मेजबानी कर रहा है, जहां 11 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल होंगे। एथलीट ओलंपिक खेलों से लेकर पारंपरिक क्षेत्रीय खेलों तक 50 पदक खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज शाम 7 बजे से कटक के बाराबाटी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल चोट के बाद श्रृंखला में वापसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि टीम आगामी T20 विश्व कप तैयारियों को ध्यान में रखकर मैदान में उतरेगी। T20 वर्ल्ड कप का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था उसके बाद ही, क्योंकि कोई भी बड़ा टूर्नामेंट के आप लास्ट 1 महीने 2 महीने में आके ये नहीं सोच सकते कि अरे अभी टूर्नामेंट आ गया है, अभी प्रिपरेशन चालू हो गया। दूसरी तरफ हॉकी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेला गया 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। भारत फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का अंतिम मैच कल खेला जाएगा। वहीं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्रालय आज नई दिल्ली में 5वां अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान आयोजित करेगा। भारत का बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन में शामिल होने का आह्वान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज यूक्रेन की स्थिति पर खुले सत्र की बैठक आयोजित करेगा। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ विवादित सीमा पर हवाई हमले शुरू किए और 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2025 आज से थाईलैंड में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।